नमस्कार। रण क्षेत्र देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता झा। आज रण क्षेत्र में कोई साधारण राजनीतिक बयान नहीं, आज रण क्षेत्र में उठे हैं इतिहास से जुड़े वो सवाल जिनसे दशकों तक देश को दूर रखा गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कश्मीर को लेकर जो कहा वो किसी पार्टी पर हमला नहीं, वो आजाद भारत के शुरुआती फैसलों पर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह है। सीएम योगी ने कहा कि नेहरू के निर्णयों ने कश्मीर को विवाद की राह पर डाला और बस इतना ही कहना ही कांग्रेस को असहज करने के लिए काफी था, क्योंकि सवाल नेहरू के विचारों पर नहीं, नेहरू के फैसलों पर है। रण क्षेत्र पूछता है, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की सैकड़ों रियासतों को एक सूत्र में पिरो सकते थे, तो कश्मीर का मामला आखिर अधूरा क्यों रह गया? क्यों युद्ध की स्थिति में संयुक्त राष्ट्र का दरवाजा खटखटाया गया? क्यों कश्मीर को विशेष प्रावधानों के साथ एक अलग राजनीतिक दिशा दी गई? आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने वही कहा जो वर्षों से इतिहास के पन्नों में दर्ज है, लेकिन सार्वजनिक बहस से दूर रखा गया। और आज कांग्रेस उसी विरासत को बचाने में जुटी हुई है जिस पर सवाल पूछे जा रहे हैं। गाली नहीं, आरोप नहीं, सिर्फ जवाब। रण क्षेत्र आज पूछेगा, क्या कश्मीर नीति पर सवाल उठाना गुनाह है? क्या ऐतिहासिक फैसलों की समीक्षा नहीं होनी चाहिए? और क्या कांग्रेस आज भी नेहरू युग से आगे बढ़ने को तैयार है? चलिए रण क्षेत्र की शुरुआत करेंगे सीएम योगी के उस बयान को लेकर जो उन्होंने इतिहास के पन्ने पलटते हुए पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू पर दिया। जम्मू कश्मीर पंडित नेहरू के हाथों में था। उन्होंने जम्मू कश्मीर को इतना विवादित करने का काम किया कि वो भारत को लगातार आजादी के बाद डसता रहा। उग्रवाद, अलगाववाद, ये उसी कश्मीर से पंडित नेहरू के कारण देश को प्राप्त हुआ था। यह देश आभारी है प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार करते हुए आज कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके कश्मीर को भारत गणराज्य का अभिन्न हिस्सा बनाने के लिए एक देश में एक प्रधान, एक विधान और एक निशान के संकल्प को आगे बढ़ाया है। तो इसी पर करेंगे चर्चा। मेरे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान, मेरे साथ जुड़ेंगे प्रोफेसर विदु रावल, बीजेपी से प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही मेरे साथ जुड़ेंगे संतोष त्यागी, जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता है, आपका भी संतोष जी बहुत स्वागत है। और साथ ही पीयूष मिश्रा जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। पीयूष जी आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही अमनप्रीत कौर जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी अमन जी बहुत स्वागत है। तो नेहरू पर सीएम योगी ने कहा कि नेहरू ने जम्मू कश्मीर को विवादित कर दिया। तो ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कश्मीर मामला नेहरू ने स्वयं अपने हाथों में लिया था, तो नेहरू ने जम्मू कश्मीर को विवादित कर दिया। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कश्मीर को लेकर जो कहा, तो इसी को लेकर देखिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं पीयूष मिश्रा, जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार जुड़ी हुई हैं अमनप्रीत कौर। आप दोनों का बहुत स्वागत है। तो सीधे मैं रुख करूंगी अमनप्रीत जी आपके पास। जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया, इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है अमनप्रीत जी? देखिए, पास्ट को मैंने देखा है कि भाजपा वाले बहुत कुरीदते रहते हैं और दूसरों की गलतियों से हमें सीखना चाहिए। अगर जवाहरलाल नेहरू ने कोई गलती कर भी दी थी तो उसको हम आज उस पर विचार करके या उस पर स्टेटमेंट देके क्या ही कर लेंगे। तो हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। मुझे लगता है भाजपा ने जो चीजें करी हैं उसके ऊपर उनको उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, और जो चीजें वो नहीं कर पाए हैं और लोगों के साथ उन्होंने वादे करे हैं। आप ये देखो कि 11 साल से तकरीबन सेंटर में भाजपा की सरकार है और बहुत सारे
सपनों के साथ हमने इनको चुना था, ये सोचते हुए कि कांग्रेस से इतने सालों से जो नहीं कर पाई है वो भाजपा हमारे लिए कर देगी। उसमें बहुत सारे वादे हमसे हमारे साथ करे गए थे। 15 लाख हमारी जेब में आने वाला था, वो नहीं आया। जो किसान है हमारे देश के, अन्नदाता है हमारे देश के, उनकी आय दुगनी होने वाली थी 25 तक, वो नहीं हुई। हर घर के ऊपर एक पक्की छत होने वाली थी, वो हम लोगों को नहीं मिल पाई है। रुपए की कीमत आप देख रहे हो दिन ब दिन कितनी गिर रही है। तो ये चीजें, जो बेरोजगारी हमारे देश में फैल रही है, महंगाई इतनी हमारे देश में फैल रही है, उसकी वजह से लोगों का जो अपनी जरूरतें पूरी करना, जो अमनप्रीत basic जी, needs है। अमनप्रीत जी, आज तो बात हो रही है कश्मीर विवाद को लेकर। तो कश्मीर विवाद की जो जड़ है वो कहा जा रहा है, अभी जो है सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कहीं ना कहीं नेहरू की वजह से उस दौरान जो है उन्होंने फैसले नहीं लिए सही, जिस वजह से ये आज भी ये बना हुआ है। तो इसको लेकर मेरा सवाल था। तो इस बीच मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, संतोष त्यागी जुड़ चुके हैं। संतोष जी, आपका भी बहुत स्वागत, आपके पास आऊंगी, लेकिन अमनप्रीत जी बताइए। जी, आपने मेरी बात पूरी नहीं होने दी, मैं उसी बात पे तो आ रही थी कि जो चीजें हो गई हैं उस पे विचार विटांद्रा करके हम क्या ही कर लेंगे। तो हमें आज को देखना चाहिए, हमें प्रेजेंट को देखना चाहिए। जो भाजपा हमारे लिए करना चाहती है वो आज की डेट में देखे कि क्या कर सकती है। जम्मू कश्मीर में उन्होंने 370 हटाई है। 370 हटाने के बाद आपको पता है वहां पे लोगों का कितना बुरा हाल हुआ है, आप बेहतर जानती हैं मुझसे। वहां पे लोगों का जो एक दूसरे से कनेक्शन नहीं हो पाया इतनी देर, वहां पे इंटरनेट बंद था, वहां लोगों के बच्चों के एग्जाम थे वो छूट गए, लोग जो कोविड में वर्क फ्रॉम होम हुआ था वो चीजें नहीं कर पाए। तो 370 हटाने से कोई कश्मीर ऐसा नहीं है कि वो जन्नत बन गई। जब हमने उसको जन्नत बना दिया, जब भाजपा ने जन्नत बना दिया, वहां पे लोगों को बहुत परेशानियां का सामना करना पड़ा। अब जब जवाहरलाल नेहरू की बात कर रहे हैं तो हमें नहीं पता कि उस समय जो भारत देश की सिचुएशन थी क्या थी, वो जो परिस्थितियां थी उसके हिसाब से उन्होंने जो भी फैसला लिया होगा। हमारे देश के वो प्रधानमंत्री थे, अच्छा लिया बुरा लिया अब वो पता नहीं है, पर वो देश के प्रधानमंत्री थे, देश के लिए उन्होंने अच्छा ही सोचा होगा। अगर दूसरी रियासतों की बात करें, ठीक है अमनप्रीत जी, आपके पास आऊंगी। मेरे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से प्रवक्ता है प्रोफेसर विदु रावल जी। विदु जी, आपका बहुत स्वागत है। विदु जी, ये बताइए कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने जो बयान दिया है, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देशवासियों को कुछ बातें समझनी चाहिए जी, और इसको परिप्रेक्ष्य में लेकर समझना चाहिए। इस देश के साथ जो कुठाराघात किया गया है, इस देश के साथ जो विश्वासघात किया गया है, उसको समझना पड़ेगा। और जिनको नहीं समझ आता उनको किताबें पढ़नी चाहिए। किस प्रकार से पंडित नेहरू ने सोमनाथ को लेकर जो उनका पक्ष था, पहले दिन से ही सोमनाथ के जीर्णोद्धार को लेकर उनका यही पक्ष था कि जिस प्रकार से ये श्री राम जन्मभूमि वाला विवाद जो है लंबे समय तक चलता रहा, इसी प्रकार के विवाद में वो सोमनाथ को भी उलझाए रखना चाहते थे। लेकिन सरदार पटेल जो की जिद थी, इनकी इच्छा थी, उनकी जीवितता थी कि उन्होंने सोमनाथ के मंदिर को वहां पर बनवाया, नेहरू जी के विरोध के बावजूद बनवाया। लेकिन जब तक मंदिर का लोकार्पण होता उससे पहले ही सरदार पटेल जी अपने प्राण त्याग चुके थे। आज जो है उनकी पुण्यतिथि है सरदार पटेल जी की, 15 दिसंबर 1950 को उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन उनकी मृत्यु होते ही जिस विषय को, जो अनफिनिश्ड जो बिजनेस था नेहरू जी का, वो फिर से जो है उन्होंने चालू कर दिया। उन्होंने पहले पुरुषोत्तम दास टंडन को कांग्रेस पार्टी से किस प्रकार से बेदखल किया, उसके बाद राजेंद्र बाबू हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, उनको हतोत्साहित किया कि किस प्रकार से आप सोमनाथ के मंदिर के लोकार्पण पर, उद्घाटन पर मत जाएं। इसी प्रकार से जो है 370 को लेकर भी अभी मैं सुन रहा था कि अमनीत कौर जी कह रही थी कि हमें नहीं पता, जो फैसला लिया होगा ठीक होगा। आपको नहीं पता तो आप पुस्तकें पढ़िए, आपको नहीं पता तो आप शोध कीजिए, आपको नहीं पता तो आपको बोलना क्यों है? मेरा तो ये पूछना है। जो लिया होगा ठीक लिया होगा, और यही लोग दूसरों को अंधभक्त की जो है सर्टिफिकेट्स बांटते फिरते हैं। जो लोग कह रहे हैं जो लिया होगा ठीक लिया होगा, क्यों भाई नेहरू जी कोई तीसरे आसमान से उतरे थे क्या? नेहरू जी ने अपने जीवन में जितनी गलतियां की, पहले प्रधानमंत्री थे, इतनी मेरे योग्यता थी उनमें। हमारा देश नया आजाद हुआ था। संतोष जी, आती हूँ आपके पास। आप अपने बोलिएगा, आप अकेली नहीं है, आप अकेली नहीं है। उस टाइम हमारा देश नया आजाद हुआ था। एक बार इसको शांत से मामले को अमनप्रीत जी बोल लेने दीजिए, विदु जी को बोल लेने दीजिए, मैं आऊंगी आपके पास। अमनीत कौर जी नहीं, ये मुझे सिखा रहे हैं ना कि मैं आपको नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको कुछ नहीं सिखा रहा हूँ। ठीक है, जब मैं आपके पास आऊंगी तब आप बोल लीजिएगा, उनको बोल लेने दीजिए। होना पड़ेगा। पहले तो तमीज सीखनी पड़ेगी, सबसे पहली चीज तो तमीज सीखनी पड़ेगी।
मुझे शांत लगता है होना सबसे पड़ेगा। पहले आपको नहीं, मैं सीखनी सिखा रहा चाहिए। हूं। अभी बीच में आप बोलने मुझे का रावल जी, सिखाने आप वाले, भी आप कौन थोड़ा होते सा हैं मुझे सिखाने वाले? आप भी थोड़ा सा तमीज सीख लीजिएगा कि हमारे जो मुझे लगता है भाई आपको साहब, मुझे मैं समझनी अपना चाहिए। अपना आप अपना बोल विषय रहे हैं कि रखूं थोड़ा क्या पढ़ के जिन्होंने आना देश चाहिए। को संतोष जी, आजाद संगीता संतोष जी जी ने- रुक जाइए, आपके संगीता पास जी आऊंगी। ने अमनप्रीत बोलने जी का- आप भी रुक जाइए, विदु जी को बोल लेने दीजिए। मैं आप लोग के पास आऊंगी तब आप जवाब दे दीजिएगा वो जो भी बोल रहे हैं। ठीक है, रुक जाइए विदु जी, रुक जाइए। आप दोनों रुक जाइए, आप दोनों रुक जाइए। आप बोल रहे हो किस तरीके से कि ये भारत जहर में, आज की भारत में बोलते ये हैं। विदु लोग जी सहिष्णुता के कोई अर्थ नजर नहीं भावार्थ नजर आ रहा समझाए देश हाँ। देश को ये बदनाम लोग करते हैं कहते हैं कि हम बड़े लिबरल हैं, हम हर विचार को सुनते हैं, लेकिन जैसे इन पर कोई बात करे तो आप नहीं सुनते ना, इसको व्यक्तिगत लोग तो बीच में सुनते ये हैं, भाजपा नहीं सुनती है ना, संगीता प्रॉब्लम झा तो जी, ये है। संगीता झा जी, अगर आप उनको म्यूट नहीं कर सकती तो मुझे आप इजाजत आसमान दीजिए। नहीं विदु जी ये रुकिए, मैं बार-बार अमनप्रीत जी उनको रुक कहें। जाइए, अभी अमन जी, शुरुआत ही हुई नहीं है। रुक रहे, शुरुआत उनको में ही नहीं, अगर उनको आप नहीं लोग पता इस तरह से डिबेट करेंगे, आसमान एक से दूसरे आप को लोग इंटरप्ट बात करेंगे कर रहे तो फिर नहीं हो पाएगी ना, चर्चा नहीं हो पाएगी। अमनप्रीत जी जब आपके पास आऊंगी तब आप बोल लीजिएगा। सुनना भी पड़ता है। ठीक है, आप जब बोल रहे थे तब कोई नहीं बोल रहा था ना। आप रुक जाइए। संतोष जी आप भी रुक जाइए, जब आप बोलेंगे कोई नहीं बोलेगा, रुक जाइए। और इनका है क्या सरदार होता ही है, पटेल डिबेट में? ऐसे ही होता है। इनका है डिबेट विदु जी ऐसे ही बोलिए। सरदार पटेल में सरदार अरे पटेल संतोष जी हमारे इस तरह कांग्रेस से के लीडर इस तरह थे। से चर्चा करेंगे जो क्या? भी किया कांग्रेस संगीता ने जी। किया, ठीक। कांग्रेस के लीडरों ने संगीता किया। जी, विदु जी ये सभी समय लोग नष्ट हो रहा है। जबरदस्ती घुसने की प्रयास कर रही कितना है। समय नष्ट कर रहे हैं ये लोग, ठीक ये कितना ठीक समय है, नष्ट कर रहे हैं। सीधे रुक करके चर्चा भी मेरे साथ बने हुए हैं। संतोष जी आपके पास आना चाहूंगी। संतोष जी ये बताइए कि नेहरू के जैसे ही नाम आते हैं, उनके फैसलों को लेकर जब भी बात होती है तो कांग्रेस आखिर असहज क्यों हो जाती है? चर्चा नहीं होनी चाहिए क्या? मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ, बिल्कुल चर्चा करनी चाहिए। और हमारे प्रियंका गांधी जी कांग्रेस की जो सांसद हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने खुलकर संसद में बोला भी 2 दिन पहले कि आप डिबेट कीजिए, खुल के डिबेट कीजिए। रोज रोज का ये बरसों से जो नाटक चला आ रहा है, नेहरू गांधी, गांधी फैमिली ने ये किया वो, आप हर चीज पे डिबेट कर लीजिए, एक दिन तय कर लीजिए। नेहरू जी पे तय कर लीजिए, अंबेडकर जी पे तय कर लीजिए, गांधी जी को तय कर लीजिए। भाई आप डिबेट को तैयार ही नहीं है, आप आरोप लगा सकते हो बस। आरोप लगाने के अलावा आपके पास में कुछ है तो है नहीं बीजेपी के पास, क्योंकि इन्होंने 11 साल के अंदर जिस तरीके से विनाश किया है देश का, जो एक धारा बह रही थी विकास की, जो हमारी कांग्रेस के समय इन्होंने उसको हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद और भारत और पाकिस्तान में बदल के विकास को ठप कर दिए। जी संतोष जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, पीयूष मिश्रा भी मेरे साथ बने हुए हैं, लगातार राजनीतिक विश्लेषक है। पीयूष जी ये बताइए कि कश्मीर विवाद की जड़ नेहरू के फैसलों में ही थी क्या मानते हैं आप? देखिए, कश्मीर जो विवाद हुआ है उसको कंटेक्स्ट में समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी जिस तरीके से बातें हो रही है, नेहरू जी का रोल उसमें क्या था, मैं सिर्फ आपको 1 मिनट में स्पष्ट कर देता हूँ। नेहरू जी हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे। ऑन रिकॉर्ड, आप पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड्स निकाल लीजिए, ऑन रिकॉर्ड जून 1952 का उनका लोकसभा का भाषण है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कश्मीर का राजा लगातार मेरे पास जुलाई से ही हड़बड़ाने लगा था कि हमको आप विलय कर लीजिए भारत में, क्योंकि लगातार पाकिस्तान की तरफ से हमला हो रहा है। तो उन्होंने बोला इस हड़बड़ी की क्या आवश्यकता है, पहला पॉइंट। दूसरा, जब पहली कैबिनेट बैठक हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 1947 की, 5 सितंबर की मैं डेट आपको बता रहा हूं, उस दिन ये बात हुई थी, हरि सिंह की लेटर पे चर्चा हुई थी, जब उन्होंने बोला था कि हमारे मिलिट्री कम पड़ रही है और पाकिस्तान से अटैक्स एग्रेसिव होते जा रहे हैं, हमें मदद चाहिए। उस पे होम मिनिस्टर हमारे सरदार पटेल ने एक डायरेक्टिव इशू किया था कि इनको मदद दी जाए, लेकिन वो मदद उनको नहीं दी गई। दूसरा, शेख अब्दुल्ला जिसपे आंख बंद करके हमारे माननीय प्रथम प्रधानमंत्री भरोसा किया करते थे, वो 1931 में जो सबसे बड़ा रायट जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता, हिंदुओं के नरसंहार किया गया था कश्मीर में अंग्रेजों के इशारे पे, उसका सूत्रधार वो शेख अब्दुल्ला था। और शेख अब्दुल्ला वही व्यक्ति है जिनकी शादी जो है वो एक अंग्रेजी महिला से हुई थी। इसके कारण वो हमेशा ही इंग्लिश इन्फ्लुएंस में उनके प्यादे के तौर पे उनका उपयोग किया जाता था। गलतियां नहीं हुई है ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी जो है, अभी मॉडर्न
कंटेक्स्ट में जो गलती है, आपने जो 370 दे करके इसको टेम्पररी प्रोविजन दिया, साइकोलॉजिकली आपने कश्मीर को एलिनिएट कर दिया और राइट टू एजुकेशन वहां नहीं लागू हो पाया, महिलाओं के राइट संरक्षित नहीं हो पाए, वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव दूरी बना दी और करप्शन के लिए पूरी तरीके से फ्री ग्राउंड दे दिया, जो 370 हटाने के बाद वहां से हटा है। तो जो गलती है उस पर बात करनी पड़ेगी, जो गलती हुई है उसके बारे में कहना पड़ेगा। एक लास्ट पॉइंट में बस यहाँ पे एक और कहना चाहूंगा, कोई एरे गहरे के रिकॉर्ड में नहीं है, लॉर्ड माउंटबेटन की जो बेटी है, उन्होंने जो डॉटर ऑफ द एम्पायर एक किताब लिखी है, उसमें ये बात लिखी गई थी जिसमें इंडिया पाकिस्तान के बीच के सीज फायर का जिक्र है। उन्होंने कहा, एक ब्रेकफास्ट टेबल पे जब बैठे थे एडवीना और लॉर्ड माउंटबेटन, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने एडवीना से कहा कि व्हाई डोंट यू रिक्वेस्ट नेहरू फॉर एक्सेप्टिंग सीज फायर। उन्होंने, एडवीना ने कहा, व्हाई वुड नेहरू अग्री टू मी। उन्होंने कहा, लॉर्ड माउंटबेटन ने, इफ यू आस्क ही विल अग्री। इस किस्म से एक बाहर के नुमाइंदों की तरह नेहरू ने इस पर्टिकुलर इशू पे काम किया, और आर्मी जब स्ट्रॉन्ग होल्ड पे थी उस समय सीज फायर एक्सेप्ट करना सबसे बड़ी गलती थी। उस समय वक्त था कि कश्मीर को पूरी तरीके से, जैसे राजा हरि सिंह चाहते थे, विलय करा दिया जाता भारत में। बिल्कुल ठीक है विदु जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। विदु जी, लगातार कांग्रेस ये कहती आती है कि इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है बीजेपी के द्वारा। देखिए, मैं तो यही कह रहा हूं कि इतिहास पर चर्चा होनी चाहिए। संतोष जी, आऊंगी आपके पास। जिन लोगों को इस हिंदुस्तान के अंदर बड़ी बड़ी प्रतिमाएं जिनकी बनाई गई, जिनके प्रतिमान खड़े किए गए, जिन्हें हिंदुस्तान के जनमानस पर थोपा गया, उनके बारे में स्वतंत्र चर्चा हो जाए एक बार। ये ठीक कहा कांग्रेस प्रवक्ता ने, यद्यपि वो चर्चा नहीं करेंगे, केवल चर्चा की बात करेंगे कि चर्चा करते रहिए। आज से शुरू करते हैं ना साहब, आज का दिन बहुत अच्छा है, आज से चर्चा शुरू करते हैं। और चर्चा अब मैं जब भी बोलता हूं, संतोष जी आप खुद को अनम्यूट कर ले। वैसे हमेशा इसके पास बोलने के लिए जी भागते क्यों? इनको बुलवाइए, पहले इनको बुलवाइए, मैं फिर अपना इंतजार कर रहा हूँ। नहीं विदु जी आप बोलिए। गांधी जी ने बोला है, संतोष जी रुक जाइए, संतोष जी रुक जाइए। आप उनको म्यूट करके, नहीं, मैंने उनको बोला उनकी तरफ से अनम्यूट करने के लिए, मैंने उनको ये नहीं बोला अभी बीच में इंटरप्ट करने के लिए। विदु जी बोलिए। ठीक है ना, मैं उनके समय जब नहीं बोला तो उन्हें मेरे बीच में इतनी कर्टसी तो रखनी चाहिए, मुझे भी उतनी कर्टसी देनी चाहिए जी। देखिए, हमें समझना पड़ेगा, हिंदुस्तान को आज जो है इतने वर्षों बाद ये विचार करना पड़ेगा कि हिंदुस्तान के साथ हमें जो जबरदस्ती से इन समस्याओं में धकेला गया, कितनी ऊर्जा हमारी लगी, 3-3, 4-4 हमें युद्ध लड़ने पड़े, बड़े युद्ध लड़ने पड़े, और उस समय लड़ने पड़े जब हिंदुस्तान के पास बड़े कम संसाधन थे। ये किन की गलतियों से हुआ है, इस पर विचार तो एक बार करना पड़ेगा। पीपल हु फॉरगेट देयर हिस्ट्री आर डूम्ड टू रिपीट इट। अगर हम इतिहास को इस प्रकार से खारिज कर देंगे, कल हो गया, कल की इतिहास की नींव पर ही भविष्य का निर्माण होता है संगीता जी। अब हमें ये एक विचार करना पड़ेगा कि राजा हरि सिंह और शेख अब्दुल्ला के बीच में से भारत का शत्रु कौन था। वो शेख अब्दुल्ला जो जेल के अंदर थे 1946 से, डोगराओं को और वो कश्मीर छोड़ो एक आंदोलन चलाए हुए थे, और उसके बाद जेल में राजा हरि सिंह जी ने डाला हुआ था, और जिनके लिए नेहरू जी ने ये शर्त लगाई कि कश्मीर का विलय तब करेंगे जब पहले शेख अब्दुल्ला को वहां जेल से बाहर निकाल के लाओ। फिर उन्होंने, उस शेख अब्दुल्ला ने जो सपने दिखाए हुए थे प्लेबसाइड के कि मैं बाहर आऊंगा और कश्मीर सारा मेरे हाथ में है और मैं प्लेबसाइड कर भारत के साथ हो जाऊंगा, तो अगर यही बात सच्ची थी तो नेहरू जी को उस शेख अब्दुल्ला को इतनी ताकत देनी चाहिए थी कि वो बाहर आकर भारत में विलय करवाए। बाद में उसी शेख अब्दुल्ला को, जिसको जेल से निकालने के लिए भारत का विलय जो है टाला गया और यह नासूर बना दिया गया, उसी शेख अब्दुल्ला को खुद नेहरू जी ने नेहरू जी को जेल करवाना पड़ा। क्यों करवाना पड़ा? क्योंकि असली रंग जो नेहरू नहीं देख पाए थे, जो दार्शनिक खुद को मानते थे लेकिन कितना दूरदर्शी थे, ये हिंदुस्तान ने बाद में पुस्तकों में पढ़ा है किस प्रकार से भारत के अंदर ये कश्मीर की समस्या उसी तरह लाद दी गई। जूनागढ़ भी इसी प्रकार से अड़ के खड़ा हो गया था। जूनागढ़ का नवाब जो था वो भी चाहता था कि, जूनागढ़ का जो राजा था वो भी चाहता था कि किसी प्रकार से दोनों जगह सेटलमेंट हो जाए, लेकिन जूनागढ़ में ऐसा नहीं हुआ। हैदराबाद का जो नवाब था उसने तो बातचीत शुरू की हुई थी जिन्ना से, उसकी बातचीत जो है चल रही थी और रजाकर की फौज बना दी थी। उसके बावजूद भी जो है सरदार पटेल ने इन 565 रियासतों को बड़ी कुशलता के साथ जो है भारत में उसका एकीकरण किया। लेकिन केवल एक कश्मीर जिसके अंदर नेहरू साहब ने अपनी वीटो कर ली, उस एक कश्मीर के अंदर जो है उस समस्या के कारण जो है आज तक भारत भुगत रहा है। ये बड़ी हल्की बातें हैं ये कहना, जहां पर हजारों नहीं लाखों परिवार जो है विस्थापित हुए हों, हजारों लोग मारे गए हों, वहां पर कहना जी इंटरनेट नहीं चला थोड़े दिन तक वर्क फ्रॉम होम हुआ,
कोविड के दौरान वहां आई। मतलब ये लोग वो लोग हैं जो खुद को लिबरल बताते हैं, और मैं व्यक्तिगत नहीं किसी पर कटाक्ष कर रहा था, ये एक पूरा की पूरी कोटरी है जिनकी बात कर रहा था। मैं जो है किसी प्रकार से अमनीत जी के व्यक्तिगत तौर पर नहीं था, लेकिन एक कोटरी है जो विषय को हल्का करती है। अगर आपको ये चर्चा नहीं पसंद, आप कोई और चर्चा कीजिए, आपको बताकर इस चर्चा में बुलाया गया है कि आपके इस पर विचार रखे जाएंगे, आपके पास इस चर्चा में कंट्रीब्यूट करने के लिए कुछ है तो बताइए, नहीं तो फिर किसी और चर्चा में चले जाइए। आप हल्का मत कीजिए चर्चा को। ठीक है, आपको नहीं महत्वपूर्ण लग रही चर्चा तो आपको छोड़ देना चाहिए। अमनप्रीत जी कौन है बताने वाले? मुझे ये बताइए कि पहलगाम को अटैक जो हुआ था वो अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। ये तो भाजपा के हाथ में इनको यही नहीं पता कौन नहीं पकड़ा गया, कौन नहीं पकड़ा गया। पहलगाम के तीनों आतंकवादी मारे जा चुके हैं, फॉर योर नॉलेज। तीनों आतंकवादी, और देश के लोकसभा के अंदर अमित शाह जी ने उनके नाम आप कौन सी दुनिया में रहती हैं? कौन सी दुनिया में रहती हैं? आपको का नहीं पता है, नहीं पता, कौन सा नहीं पता? आतंकी आकाओं को पाकिस्तान में ठोका, और आतंकी जो थे जिन्होंने ये नाशाज काम किया था उनको भारत में ठोका। क्या कहाँ अखबार नहीं पढ़ती क्या आप? कौन से आतंकवादी बताइए, नाम बताइए, कौन सा आतंकवादी पहलगाम का रह गया? पहलगाम की घटना को अंजाम देने वाले तीनों आतंकवादियों को 72 हुरों से मिलवा दिया गया है। उनकी 72 हुरों के पास पहुंचा दिया है, और उनके आकाओं को भी पहुंचा दिया है। और उनके आका जो थे वो बहावलपुर के अंदर उनकी जब सुभान अल्लाह मरकज सुभान अल्लाह को ऊपर जब बम बरसते तो वो बाहर आकर ये बोले कि किस प्रकार से हाय अल्लाह हो गई, और किस प्रकार से मैं इससे अच्छा मारा जाऊं, मैं काश मैं मारा जाता, मेरे परिवार सारा खत्म कर दिया, ऐसा बोला मसूद अजहर ने। लेकिन ये अभी भी वहीं पर इनकी ब्रोकन टेप रिकॉर्डर सुनिए, इनका ब्रोकन टेप रिकॉर्डर कह रहे हैं पहलगाम के आतंकवादी नहीं मारे गए। आपको क्या पता है पहलगाम के आतंकवादियों का? कहां से पढ़ती हैं आप? आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? इतना वीक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अगर होगा तो आप राहुल गांधी की भाषा बोलेंगी, आप पाकिस्तान की भाषा बोलेंगे। अगर आपका कितना इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा, पता होता आपको कि आतंकवादी तीनों के तीनों मारे जा चुके हैं पाकिस्तान की। और यही नहीं उनके आकाओं का भी इलाज कर दिया, घर में घुसकर मारा है। और बिल्कुल आतंकवादियों को चुन चुन कर मारा गया था, और उनके आकाओं का भी इलाज किया गया था। अमनप्रीत जी, मरकज सुभान अल्लाह से हाय अल्लाह की आवाजें आई उस समय की, उसकी तकलीफ। अमनप्रीत जी, पहलगाम वाले मामले में कार्रवाई हुई है, फिलहाल पहलगाम की बात नहीं हो रही है। फिलहाल जो मुद्दे की बात हो रही है वो कर लीजिए, मुद्दे से हटकर बात नहीं करना है। संतोष जी, आप बोल रहे थे, ये बात कर रहे हैं ना, आप मुझे ये बताइए ना कि ठीक है अमनप्रीत जी, होगी गलती, ठीक है, मैं संतोष जी के पास आना चाहूंगी। संतोष जी बोलना चाह रहे थे। संतोष जी, 11 साल से तो मोदी जी की सरकार है, तो सुधार लो इन गलतियों को, जो उन्होंने नहीं करा आप कर दो। क्यों लोगों ने आपको कर देंगे, वो तो कर ही रहे हैं। ठीक है अमनप्रीत जी, संतोष जी, मेरी बात सुनिए, पूरी बात हो जाएगी जब मेरी। अमनप्रीत जी रुक जाइए, आपके पास आऊंगी, रुक जाइए, दूसरे को इंटरप्ट मत कीजिए। संतोष जी, वही कश्मीर है जहाँ पर भारत माता की जय के नारे लगने लग गए हैं, जहाँ पर भारत का लाल चौक पर चुप करिए रावल जी, कश्मीर में भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे सुने हमने वहाँ पर राम पाठ सुने हैं लाल चौक के ऊपर 3-3 दिन तक, 3-3 विदु जी आऊंगी आपके पास, विदु जी आऊंगी आपके पास, संतोष जी को बोल लेने देते हैं। विदु जी आऊंगी आपके पास, संतोष जी को बोल लेने देते हैं। गलत नहीं है, पर आप सुधार लो। अमनप्रीत जी रुक जाइए, अमनप्रीत जी दूसरों को इंटरप्ट मत कीजिए, संतोष जी को बोल लेने दीजिए। आप लगातार इंटरप्ट कर रही हैं, आप लगातार इंटरप्ट कर रही हैं। आपको मैंने बोलने दिया ना। संतोष रावल जी को मैं एक बात बोलना चाहूंगा, जिस तरीके से इन्होंने बोला अभी कि जो भी हुआ, जो भी रियासतें थी उनको विलय करने में सरदार पटेल और ठीक है संतोष जी, मैं आपका जवाब लूंगी। जी आप बोल रहे थे, संतोष जी बोलिए। मैं बोल रहा था जिस तरीके से बिभू रावल जी बोल रहे थे ना कि जिस तरीके से रियासतों का विलय करवाया आदरणीय हमारे जो जिनकी आज पुण्यतिथि है सरदार पटेल जी ने, तो उसमें बीजेपी का कोई अपने आप को जोड़ के रखने का या किसी भी प्रकार का योगदान बताइए। भाई वो हमारे कांग्रेस के लीडर थे, कांग्रेस के हमारे लीडर थे, तो हम कांग्रेस की लीडरशिप में जो भी फैसले होते थे उस समय के प्रधानमंत्री और जो गृह मंत्री, इनको सबको बैठ के चर्चा होती थी, कमेटी बनती थी। तो कांग्रेस ने भारत के हित में उस समय जो फैसले अच्छे होने थे वो सब किए।
अगर आप उसको आगे आने वाली 100 सालों तक, 200 सालों तक हर चीज को गलती 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 बताते रहोगे, आप अपना भी योगदान, आप अपना काम बताइए ना इन 11 सालों का कि हमने ये क्या काम किया है। आप बस जो भी, अगर आप काम में विफलता आती है तो आप नेहरू जी को, गांधी जी को और इनको बीच में ले आते हो। ज्यादा अगर कुछ ऐसा कोई इलेक्शन आता है तो उसमें पाकिस्तान पे हिंदुस्तान, मंदिर, मस्जिद, इस तरीके की, अरे ये कब तक सुनेंगे देश के लोग यार। ऐसे नहीं होता है, आपको चर्चा करनी है। मैंने पहले भी कहा था और हमारी प्रियंका गांधी जी ने कहा है कि आपको जितनी भी चर्चा करनी है नेहरू जी पे, गांधी जी पे, आप करिए, लेकिन उसके लिए एक दिन निर्धारित कीजिए संसद के अंदर, जिससे क्या है कि कोई मामला फिर फिनिश हो। आपको जो गलतियां दिख रही है वो दिखाइए देश के सामने ले। अच्छा। अरे एक बार ले लो ना। ठीक है। आपकी विफलता को बार बार आप नेहरू जी से जोड़ देते हो, आप खुद कुछ कर नहीं पा रहे हो, और आपको जब बोलने की आती है तो बोलने दिखाने के लिए कुछ आपके पास विकास नाम की चीज है नहीं, तो नेहरू जी को ले आओ, नेहरू जी ने ये गलत किया, नेहरू जी ने ये। अरे भैया, आपने 11 सालों के अंदर क्या किया? आपने ठीक है, 11 साल में बीजेपी ने क्या किया, मैं जवाब ले लूंगी विदु जी के पास, लेकिन पहले मैं कोई ठीक है, नहीं है। ठीक है संतोष जी, पहले मैं पीयूष जी के पास जाना चाहूंगी। पीयूष जी बताइए कि जिस तरह से सरदार पटेल की आज जयंती भी है और सरदार पटेल की नीति की अगर हम बात करें तो इसको लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि उन ज्यादा व्यवहारिक और निर्णायक थी, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, सरदार पटेल को बहुत ज्यादा रियासतों के विलय में तकलीफ झेलनी पड़ी, क्योंकि रियासतों को उस तरीके से दूर अंग्रेजों के इशारे पर कांग्रेस के ही कारण होना पड़ा। उनको ये महसूस होने लगा कि हम तो इस देश के हिस्से है ही नहीं। इनफैक्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में राजा हरि सिंह ने ये बहुत ही कैटेगोरिकली और क्लियरली मेंशन किया था कि आप अंग्रेजों को भारत को देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा। ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट दो अलग चीजें नहीं है, बल्कि हम एक सिंगल नेशन है। और ये यदि प्रधानमंत्री खुद इस चीज को कह रहे हैं, उस तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू, कि हरि सिंह हमसे हमारे में विलय होना चाहते थे इस देश में, तो हड़बड़ी वाली बात कहां से हो गई? उन्होंने सही समय पे इसको भांप करके निर्णय क्यों नहीं लिया? आज कश्मीर का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा इसलिए नहीं बना है क्योंकि हरि सिंह ने उसको एक्सीड करने की बात कही, इसलिए बना है कि पूर्णतः कश्मीर का सही समय पे विलय नहीं हुआ, उसको इंटरनेशनलाइज किया गया और वहां पे पाकिस्तान के सामने मजबूत स्थिति में रहते हुए भी पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक लिवरेज वहां पे सीज फायर करके दी गई। ठीक है विदु जी, कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि विकास की कोई बात ही नहीं करती है, बीजेपी ने कोई विकास ही नहीं किया है 11 साल में। आप अपने विकास के बारे में बताएं, ना कि इतिहास के बारे में जानकारी दी, इतिहास में क्या हुआ है नहीं हुआ, इसको लेकर बहस नहीं होनी चाहिए बार बार। देखिए, यदि अगर चैनल यही चाहता है कि मैं जिस विषय पर रखा है उसकी बजाय दूसरे विषय पर बात करूं तो मैं उसमें भी सहज हूं। मैं ये बताना चाहूंगा कि जिस खानदान ने इस हिंदुस्तान पर जो है 50 साल 55 साल प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से राज किया, उसके बावजूद भी 4 करोड़ हिंदुस्तानियों को छत अगर आकर दी है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दी है। 15 करोड़ लोगों के घरों में शौचालय, बीच में नहीं, आप ध्यान से सुना, नोट कर लो, संतोष जी रुक जाइए, आप तो पहले मुद्दे की बात करते नहीं है, मुद्दे से हटकर बोलते हैं। जब जवाब दे रहे हैं विदु जी तो आप सुन लीजिए ना, बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। 15 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय नहीं था इनके 5 दशक के कुशासन के बाद। उनके घर में शौचालय बने तो इन 11 साल में बने हैं। 13 करोड़ घरों के अंदर मुफ्त गैस कनेक्शन की बात हो, चाहे 55 करोड़ बैंक अकाउंट खुलवाने की बात हो, चाहे बात हो 45 करोड़ से अधिक मुद्रा लोन देने की, चाहे 220 करोड़ फ्री वैक्सीन जो है जिसकी 2 डोज दी गई, 220 करोड़ वैक्सीन डोजेज में एडमिनिस्टर करने की बात हो, 75,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे बने हैं। कुल हमारे आने से पहले 65 सालों में इस हिंदुस्तान के अंदर 57,000 किलोमीटर के हाईवे थे, 75,000 उसमें और जोड़ दिया गया। हम 11 साल पहले मोदी जी के सत्ता में आने से पहले केवल 74 एयरपोर्ट्स थे, आज वो बढ़कर 149 150 हो चुके हैं। कि 335 मेडिकल कॉलेज और 16 एम्स इन 11 साल में बने हैं। 550 किलोमीटर से अधिक मेट्रो ट्रेन और रैपिड रेल का 1000 किलोमीटर इसके अंदर जुड़े हैं। 13.5 करोड़ जो है, माफी चाहूंगा, 27.5 करोड़ लोग जो हैं पॉवर्टी से, एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर आए। ये वर्ल्ड बैंक बता रहा है किस प्रकार से हम लोग जो है लगातार 82 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे पा रहे हैं। वही भारत है, वही व्यवस्था है। ठीक है, जवाब संतोष जी को मिल गया होगा। विदु जी, जवाब मिल गया होगा संतोष जी को। ये बताइए कि सरदार पटेल की अगर नीति
कश्मीर में लागू होती तो क्या अलग होता, हालात क्या होते अलग? विधु जी। देखिए, सरदार पटेल तो लौह पुरुष थे, लेकिन सरदार पटेल होते तो बहुत सहजता से हो जाता। कोई भी सामान्य बुद्धि का व्यक्ति, कोई भी भारत को कोई भी चाहने वाला व्यक्ति जो है, भारत के प्रति प्यार करने वाला व्यक्ति अगर इस देश का प्रधानमंत्री होता तो राजा हरि सिंह की बात मानते हुए बड़े सहज तरीके से भारत के अंदर विलय हो जाता। और कश्मीर की ये जो समस्या आज हमारे लिए नासूर बनी हुई है, हमारे 35,000 भारतीय नागरिकों को लील चुकी है, उस समस्या से निजात हो जाता। लगभग 5 लाख परिवार जो है, कश्मीरी हिंदू परिवार, अपने घर से विस्थापित होकर अपना घर, अपना परिवार, अपना गांव, अपनी संपत्ति छोड़कर किस प्रकार से हिंदुस्तान के विभिन्न भागों में आज भी भटक रहे हैं, वो नहीं देखना पड़ता, वो वंश नहीं। और भारत जो है स्वतंत्र रूप से और अपनी ऊर्जा, अपनी ताकत, अपनी समर्था जो है बेहतर विषयों में लगा पाता, जो विषय जो है वरिष्ठ पत्रकार अवनीत कौर जी ने बताए और जिन पर संतोष त्यागी जी काम करवाना चाहते हैं। लेकिन दिक्कत क्या थी? नेहरू जी को देश से ज्यादा प्यारा अपना दोस्त शेख अब्दुल्ला था। शेख अब्दुल्ला ने नेहरू जी को बहकाया हुआ था, सपने दिखा रखे थे कि मैं किस प्रकार से यहाँ प्लेबसाइड करवाऊंगा। और उसी कारण से हमने दूसरी मूर्खता ये की, हम जाकर, जैसे अभी जो है पीयूष जी ने बताया कि लेडी माउंटबेटन के कहने पर असमय हमने सीज फायर किया, और यही नहीं किया, हम खुद इसको इंटरनेशनलाइज कर जो है यूएनओ में इस विषय को लेकर गए। यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो है जब हम गए तो वहां हमने प्लेबसाइड स्वीकार कर लिया। क्यों? क्या आवश्यकता थी उन चीजों की? और अगर नेहरू जी इतनी उनकी कन्विक्शन थी कि प्लेबसाइड में भारत के प्रति जो है वहां के रिजल्ट्स आएंगे, तो फिर प्लेबसाइड करवा के दिखा देते। वो भी नहीं करवाया। इतना ही नहीं, ये तो पूरी एक किताब जो है, और किताब भी शायद में पूरा नहीं आएंगे, नेहरू जी के ब्लंडर्स जो भारत पर किए गए हैं, चाहे तिब्बत को थाली में परोस कर देने की बात हो, चाहे चीनी सैनिकों को जो तिब्बत पर हमला करने आए उनको चावल खिलाकर उनका पेट पालने की बात हो, चाहे भारत को मिलने वाला जो यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल का जो एक मेंबरशिप थी उसकी बजाय चीन को देने की बात हो, चाहे भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सस्पेंड करने की बात हो, चाहे भारत के सैनिकों को कमजोर करने की बात हो, चाहे सिंधु जल समझौते के अंदर 1960 में एक तरफा हमारा 82% पानी पाकिस्तान को देने की बात हो, नेहरू जी के जो ब्लंडर्स हैं वो एक बार में लिस्ट नहीं किए जा सकते। वो नासूर हम झेल रहे हैं, और वो तकलीफ जब रिस कर आती है उसके बाद कांग्रेसी कहते हैं नेहरू जी की क्यों चर्चा करते हो? इसलिए चर्चा करते हैं क्योंकि नेहरू जी ने अपनी गलतियों के कारण आज तक खुद को प्रासंगिक बनाया हुआ है। हम नहीं करना चाहते नेहरू जी की चर्चा, लेकिन जबरदस्ती नेहरू जी की खड़ी की हुई हर समस्या के पीछे। विधु जी, ठीक है। संतोष जी, ये बताइए कि सरदार पटेल जी को कश्मीर से दूर रखने का फैसला किसका था? आप खुद को अनम्यूट कर ले, आवाज नहीं। जी बोलिए। सरदार पटेल को कश्मीर से दूर रखने का फैसला किसका था? किसी का फैसला नहीं था, उनके स्वयं का, उन्होंने अपने हिसाब से स्वतंत्र प्रभाव था उनपे, और जिस तरीके से वो फैसले लेते थे नेहरू जी से, और जो हमारी कमेटी थी वो सब पूछ के लेते थे, कोई किसी से कोई अलगाव नहीं था। कांग्रेस में जिस तरीके से उन्होंने फैसले लिए, मेरी बात सुनिए, मैं तो ये बोल रहा हूँ, जिस तरीके से ये जो अभी नेहरू जी की गलतियां निकाल रहे थे, इस हिसाब से तो हमारा देश पता नहीं कहाँ, कौन से मतलब किस दिशा में चला गया। नेहरू जी ने इतना गलत किया, और सब 2014 से पहले कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा भी प्रतीत होता है इनकी बातों से। तो 2014 से पाकिस्तान हमें कुछ हुआ ही नहीं। कांग्रेस ने जो भी किया वो बिल्कुल देश विरोधी काम किया, ऐसा जो हमको यानी पूरे कि आप ये मानना चाहते हैं कि कश्मीर नीति पर कोई गलती नहीं हुई थी? मैडम एक बात बताइए, कांग्रेस मानती है कि कश्मीर नीति पर गलती नहीं हुई थी। मैडम एक बात बताइए, अगर कश्मीर नीति पर गलती हुई थी या नहीं, ये बता दीजिए। जिस तरीके से ये क्या कांग्रेस मानती है कि कश्मीर नीति पर गलती हुई थी? हाँ या ना? समय जो भी कश्मीर नीति की बात हो रही है ना, आप तो इधर उधर की बात बहुत कर ली, इतना सा बता दीजिए ना, कश्मीर नीति पर गलती हुई थी या नहीं, हाँ या ना? अरे कोई गलती नहीं हुई भाई, नहीं हुई। आप गलतियां निकालोगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला। अच्छा। नेहरू जी ने कांग्रेस के समय, आजादी के समय, जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग फैसले लेके वहां के राजा को अपने अंडर करके और भारत में ही रखा, नहीं तो पाकिस्तान में आज कश्मीर होता। आप लोग आज वहां पे जिस तरीके से स्थितियां पैदा हो रही हैं, वहां घटनाएं हो रही हैं, दिल्ली के अंदर धमाके हो रहे हैं, आप उन पे तो चर्चा कर नहीं रहे हैं।
नेहरू जी ने 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल दिल्ली के पहले अंदर जब क्या धमाके किया, हुए थे क्या तब नहीं हमने किया, खबरें उसी दिखाई, पर लेकिन चर्चा आज करते का जो रहोगे सवाल क्या? है वो भी हम पूछेंगे ही। अरे भाई, ठीक है, अरे कोई ठीक है सवाल संतोष जी, नहीं है, विदु कोई जी, सवाल है ही विदु नहीं। जी, जो सवाल अगर कुछ गलत हुआ होगा तो उसकी सजा कांग्रेस संतोष को जी दे बिल्कुल दी। ठीक कह रहे हैं। संतोष जी, ठीक संतोष है, जी बहुत विदु अच्छी जी। बात कह रहे हैं। देखिए, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत जो है नेहरू जी को बुलाया गया था। जिस समय भारत के अंदर डायरेक्ट एक्शन की कॉल दी थी जिन्ना ने, और हजारों हिंदुओं को मार काट शुरू करवा दी गई थी, उसी 16 अगस्त को जो है, उसी समय माउंट बैटन के पास जाकर नेहरू जी जो है प्लान बना रहे थे कि किस किस को अपनी कैबिनेट में रखना है। कैबिनेट एक्शन प्लान के तहत जो 1 सितंबर को जो सरकार बनने वाली थी, वो 16 अगस्त को, जिस समय कलकत्ता के अंदर मारकाट शुरू करवा दी थी मुस्लिम लीग के कार्यकर्ताओं ने, उस समय नेहरू जी का सारा ध्यान जो था सरकार बनाने पर था। मुस्लिम जिस लीग समय हमारे भारत के- कांग्रेस से बीच में हमेशा बीच खिलाफ में रही थी। संतोष त्यागी, ठीक है आप ना? ही की बात कर रहा हूं। मैं तो आपकी बात, जो आपने कहा, मैं तो आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं, मैं तो मदद कर रहा हूं आपकी। फिर मार्च में आते आते कैबिनेट मिशन प्लान, जिसमें खुद नेहरू जी ने जो है जिन्ना के कहने पर लियाकत अली को शामिल करवाया था, मार्च तक आते आते उस लियाकत को हटाने के लिए सारी मुहिम चल पड़ी। भारत को आजाद करने का कोई मंतव्य नहीं। 1942 का जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, उससे पहले मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है, समय की इतनी कमी थी। विदु जी बहुत धन्यवाद, आप जुड़े। साथ ही पीयूष जी आपका भी धन्यवाद, संतोष जी आपका भी धन्यवाद, और अमनप्रीत जी आपका भी बहुत धन्यवाद। आप लोग चर्चा में जुड़े और चर्चा में हिस्सा लिए। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।